न सिर्फ आपकी सियासी ताकत में इजाफा करेगा नांदेड़ में, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि नांदेड़ की आवाम के लिए अगर आप यहां से मजलिस के 30 से ज्यादा उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला नांदेड़ से मजलिस का मेयर जरूर बनेगा। और उसको बनाने के लिए हम तमाम को मुत्तहिदा अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको ये नहीं देखना है कि मजलिस का उम्मीदवार कौन है, आपको ये देखना है कि मेरी मताए अजीज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है और पतंग के निशान पर आपको बटन दबाकर नांदेड़ के एक रोशन मुस्तकबिल के लिए मेरी आपसे एक अपील है कि मजलिस को कामयाब करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने सुना कि यहाँ के महाराष्ट्र के साबिका चीफ मिनिस्टर जनाब अशोक राव चौहान साहब ने यह कहा कि उनका खानदान पिछले 70 साल से नांदेड़ की खिदमत कर रहा है। और फिर अशोक राव साहब ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी जो है, क्या कहा उनको, मोदी को कहा कि वो बहुत बड़ा इंजन है और अपने आप को उन्होंने कहा कि मैं छोटा इंजन हूं। मैं जरा देख के बोलता हूं क्या बोले मोदी। उन्होंने बोले मोदी बहुत बड़ा इंजन है। नहीं, मोदी इस मुल्क का बड़ा पावर हाउस बोले, फडणवीस बोले महाराष्ट्र का देवा भाव कहते, और मैं छोटा इंजन हूं। अशोक राव फिर मैं क्या हूं? ये समझ में नहीं आ रहा। उनको पावर हाउस, उनको देवा भाव, मैं छोटा इंजन। अशोक राव साहब, आप हमको कमतर मत समझो। आप भूल गए बरसों पहले यहीं से मजलिस के अरकान बल्दिया कामयाब हुए थे नांदेड़ शहर से। मगर आपको बताना ये चाह रहा हूं कि अशोक राव साहब खुद कह रहे हैं कि 70 साल से हमारा परिवार नांदेड़ की खिदमत कर रहा है। तो उन्होंने कैसी खिदमत की? देगलूर के इलाके में कोई तरक्याती काम अंजाम नहीं दिया गया। आप जानते हैं कचरे के अंबार हैं, ड्रेनेज लाइन चौक हो जाती, रोड वाइडनिंग नहीं हुई और फिर उस पे सोने पे सुहागा जो है सत्तार साहब जो अशोक राव की कमी थी उसको लाके ये सूरेज ट्रीटमेंट प्लांट यहां लाके डाले। और फिर आप देखते हैं कि मैदान नहीं है। मिल्लत नगर इलाके में गंदगी की वजह से सेहत को खतरा है, बद जानवरों की आबादी बढ़ते जा रही है। बारिश थोड़ी हुई तो तालाब बन जाता है। मिल्लत नगर का रास्ता बनता नहीं है। बच्चे बूढ़े हो गए, बूढ़े दुनिया से चले गए, मगर मिल्लत नगर की रोड अभी बन रही। मुस्लिम इलाके में छोटे छोटे खांचा फरोश को पुलिस की तरफ से रोका जाता, मगर हजरत पुलिस माशाल्लाह यानी काला मंदिर इलाके में दुकानें नहीं लगाना मगर वजीराबाद में लगाना। लगता है इनके ससुराल है वहां पे। पूरे शहर में सीमेंट कंक्रीट की रोड का काम हो गया, मगर देगलूर नाके के रास्ते हिंगोली गेट तवाजे गांव का रास्ता वहां पे कुछ नहीं होता है। और जैसा इलेक्शन आ गया, बरकत कॉम्प्लेक्स था वैजय गांव फ्लाईओवर की बात होती,
उसके बाद भूल जाते। लाइट का बराबर इंतजाम नहीं है और रास्तों का हाल तो मैं भी देख के आया हूं। एक गड्ढे से बचाने को शकील में और ड्राइवर दूसरे गड्ढे में उतार दिए। मालटेकरी ब्रिज जो शहर का सबसे तवील ब्रिज है, अशोक राव साहब की मोहब्बत दिखा रहा नांदेड़ से, हर जगह गड़े। अशोक राव साहब अगर इतना आप काम किए तो देवेंद्र फडणवीस को क्यों आना पड़ रहा नांदेड़ में इलेक्शन के लिए? अगर इतना काम करे तो उन्होंने आराम से बोलना था मैं पूरा कर दिया। मगर देवेंद्र फडणवीस जान चुके कि अशोक राव से नहीं होता मजलिस को रोकना, या मजलिस का मेयर बन रहा है इंशाअल्लाह ताला। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस आ गए। अशोक राव बोले नहीं होता, अरे भाई ये शेरवानी आ गया हैदराबाद से, परेशान कर रहा है। अशोक राव जान लिए कि इनके पास जो लोग इनसे दूर थे सब करीब आ गए, सत्तार सेठ आ गए, सब आ गए। हमारे पुराने साथी भी आ गए। वाकई में इन लोगों को देखकर मुझे बड़ी खुशी भी हुई और मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि हम लोग अपनी जिंदगी का ये सफर जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा हम मजलिस की कामयाबी के लिए और नांदेड़ को मजबूत करने के लिए वक्फ करेंगे इंशाअल्लाह। मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने अपने आपसी इख्तलाफात ये जो भी थे उसको बाजू रखकर नांदेड़ की आवाम की खातिर, नांदेड़ को डेवलपमेंट कराने के लिए, नांदेड़ से मजलिस का मेयर मुंतखब कराने के लिए ये लोग आगे आए हैं। मैं इनका दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं, उनका खैर मुकद्दम भी करता हूं। और सही कहा भी यहां पर किसी ने भी मुझसे फोन पर भी बात नहीं की। मैं इनकी इस इक़दाम की पूरी तायीद करता हूं और इंशाअल्लाह ताला जो भरोसा करके वो आए हैं, इंशाअल्लाह ताला हम उनके इस भरोसे को शर्मिंदा होने नहीं देंगे। ये हमारी पूरी कोशिश होगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी बात यह है कि मजलिस क्या करना चाहती है नांदेड़ में। हमारा प्रोग्राम यह है कि नौघाट इलाके में नौजवानों के लिए स्विमिंग पूल और जिम खाना, कदीम शहर में एक खूबसूरत वसी गार्डन तामीर करना, मदीनतुल उलूम स्कूल से शिवाजी पुतले तक रास्ते की तामीर, पुराने शहर में एक फायर स्टेशन का ख्याल में लाना, क्योंकि आजकल आग लगने से बड़े हादसात हो रहे हैं। मदीना नगर से खयूम प्लॉट 50 फीट के रास्ते की तामीर और पुराने शहर के अक़लियती तुलबा के लिए ITI और टेक्निकल कॉलेज का क़याम, माल टेकरी इलाके में 5 एकड़ अराजी पर प्लेग्राउंड की तामीर का मंसूबा और हैदराबाद के दवाखाने को तोसी करके मिनी हॉस्पिटल 100 बेड का बनाने की हमारी कोशिश होगी। जो फ्रूट मार्केट है, भाजी फूल मार्केट, हॉकर जोन के क़याम का अज़म और पुराने शहर में एक मॉडर्न स्लॉटर हाउस का क़याम और होनहार पसमानदा तलबा के लिए खिदवाई नगर इलाके में स्टडी सेंटर का क़याम, हैदराबाद पानी की टांकी के करीब मुस्लिम तलबात के लिए गर्ल्स हॉस्पिटल का क़याम, कदीम शहर में शादी खाने की तामीर का मंसूबा और नांदेड़ के सभी इलाकों में कब्रस्तान के लिए बाउंड्री वॉल और उसमें नमाज जनाजे का चबूतर और वजू खाने की तामीर का मंसूबा है। और आप जानते हैं कि नांदेड़ में आइडेंटिफाइड 150 स्लम है जिसमें इस शहर की कम से कम 25% आबादी रहती है और उसमें सबसे बड़ी तादाद मुस्लिम अक़लियत और दलितों की है। और आप देखते हैं कि नांदेड़ का जो फुजला निकलता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सक्रेशिया, को 55% उसको मैनेज ही नहीं किया जाता। इससे इतना बड़ा नुकसान होगा, एनवायरमेंट जो नुकसान बोलिए कुछ भी बोलिए, तो इस पर भी इंशाअल्लाह ताला मजलिस पूरी कोशिश करेगी। और साथ ही साथ मेरे को मालूम हुआ कि कॉल रिकॉर्डिंग चल रही है अशोक राव की, जिस नहीं मालूम उनकी आवाज है या कोई बना के डाला या AI है, नहीं मालूम। उन्होंने बोल रहे उसमें, या कोई बोल रहा कि
क्या बोल रहे, खाली हिंदू पैनल बनाएंगे, मुसलमानों को कैंडिडेट नहीं देंगे। अशोक राव साहब, जब आप कांग्रेस में थे, जब भी दुश्मन थे, अगर वो सच है तो वो आप तो मानते ही नहीं थे। आप खाली समझते थे बस जाओ, हो गया काम, हो गया, कुछ नहीं हुआ। अगर 70 साल से आपकी परिवार नांदेड़ की खिदमत कर रहे हैं, तो कभी आप अपने घर से निकल के यहाँ चलो, हमारे साथ चल के देखो कैसी जिंदगी हम गुजार रहे हैं, कितनी गंदगी है यहाँ पर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला नांदेड़ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेयर को मुंतखब करिए। और मेयर उस वक्त मुंतखब होगा जब आप 30 से ज्यादा मजलिस के अराकीन बल्दिया को अपना वोट डालकर कामयाब करेंगे। और आप देख रहे कि अजीत पवार की पार्टी भी उम्मीदवारों को उतार रही, हमको कोई एतराज नहीं, उतारो आप। मगर सवाल ये पैदा होता, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस और शिंदे मुंबई में बैठ के दबा के मलई हलीम क्या क्या खा रहे आपको मालूम? हाँ, वहां बैठ के खा रहे, यहां आके बोल रहे नहीं नहीं हम लोग नहीं है, मिले हुए नहीं है, हम मुंबई में मिलते, यहां नहीं मिलते। ये कहीं को नूरा कुश्ती कर रहे तीनों मिलके, उन्हों मुख्यमंत्री, इन्हों डिप्टी सीएम, इन्हों डिप्टी सीएम। यहां आके नहीं, मैं उसको नहीं जानता, मैं उसको नहीं जानता। मकसद एक ही है तीनों का कि नांदेड़ से मजलिस का मेयर नहीं बनना। तो क्या कर रहे, उसको क्या बोलते, नूरा कुश्ती। तू मेरी पीठ खुजा, मैं उसकी पीठ खुजाता हूं। याद रखो, हमारे पास ऐसा पाउडर है, तुमको खुजली हम शुरू कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। 15 तारीख के दिन तुमको खुजली होगी, जब नतीजा आएगा तुम लोग एक दूसरे को लोच लोगे, देखना इंशाअल्लाह। अब तुम्हारे ये हथकंडे काम आने वाले नहीं है। और ये जो अजीत पवार का टिकट लेके लोग आए, मैं उनसे अपील कर रहा हूं, बाबू उन्हें अपने चिचा का नहीं हुआ, तुम्हारा क्या होगा? उन्हें शरद पवार को टाटा बाय बाय बोल दिया, इन्हों जाके दादा कहीं को रही है। आओ ना, एक दीवाना है तुम्हारे दरमियान में, हर एक से लड़ रहे, हर एक से हुकूक के लिए लड़ रहे। क्या एक एक जिसके दिल में अल्लाह ने दिल दिया और सोच दिया, वो जानता है कि नरेंद्र मोदी ने अपने 11 साल में अपने इख्तिदार के जरिए एक बहुत बड़ा गलत काम किया है, वो वक्फ के कानून को बनाकर। आप जानते हैं कि वक्फ का कानून भारत की पार्लियामेंट में तरमीमी कानून मंजूर होकर एक नया कानून बन चुका है। आप जाकर किसी मौलाना से पूछिए, किसी एडवोकेट से पूछिए, किसी डॉक्टर से पूछिए, किसी से पूछिए, वो सब एक ही आवाज में बोलेंगे कि मोदी, अजीत पवार और शिंदे ने मिलकर एक ऐसा कानून बनाया कि जिससे मस्जिदों को, दरगाहों को, खानकाहों को, कब्रस्तानों को खत्म करने का कानून बना दिया गया। आप बताइए, महाराष्ट्र में हमारे हिंदू भाई हैं, क्या उनके टेंपल की कमेटी का मेंबर कोई गैर हिंदू बन सकता? नहीं बन सकता, और नहीं बनना चाहिए। मगर मुस्लिम धर्म का वक्फ बोर्ड में मोदी ने कानून बना दिया कि कोई गैर मुस्लिम भी उसका मेंबर बनेगा। ये आर्टिकल 26 का ग्रेव वायलेशन है। दफा 14 हिंदुस्तान की आइन का फंडामेंटल राइट है, उसकी खिलाफ वर्जी करता है। अजीत पवार ने तायद की, शिंदे ने तायद की, चंद्रबाबू नायडू ने तायद की, कुमारस्वामी ने तायद की, नीतीश कुमार ने तायद की। अगर नांदेड़ में, महाराष्ट्र में 100 साल पुरानी दरगाह, खानका, मस्जिद है और वो आसारे कदीमा में प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, ये कानून कह रहा है कि अब वो उसका मालिक वक्फ नहीं है, उसका मालिक नरेंद्र मोदी के मातहत आसारे कदीमा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होगा। बताओ, क्या आपको ये कबूल है? और मोदी ने ऐसा कानून बनाया कि ये कानून का सेक्शन
3D या 3C है, कहता है कि इस तरमीमी कानून से पहले जो ट्रस्ट था और अब वो ट्रस्ट कोई बनाया जाएगा तो वक्फ नहीं रहेगा। क्यों लाए मोदी ये कानून? क्योंकि हिंदुस्तान का, भारत का सबसे दौलतमंद आदमी जो है, जिसका घर खोजा वक्फ के यतीम खाने पर बनाया गया, क्योंकि उन्होंने ट्रस्ट को बनाकर उसको बेच दिया, तो उसको बचाने के लिए मोदी ने कानून बना दिया कि जो ट्रस्ट पहले था या बाद होगा वो वक्फ नहीं होगा। और हमसे हमारी मस्जिद, दरगाह और खानकाह को छीनने के लिए अजीत पवार भी सपोर्ट किए, शिंदे ने सपोर्ट किया, सबने किया। ये 15 जनवरी को जो इलेक्शन होने जा रहा है, मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं, जो वोट डालने का इख्तियार रखते हैं, ये कानून भारत के संविधान के खिलाफ बनाया गया, जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया था। ये कानून आर्टिकल 14, 25 और 26 का पूरा वायलेशन करता है। हमारा मुकदमा अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, मगर मैं अवाम की अदालत में आकर आपसे अपील कर रहा हूं, भारत के आईन और संविधान को बचाने की जिम्मेदारी हर फर्द पर है। और मैं देगलूर नाके में खड़े होकर महाराष्ट्र के एक एक अहले दिल से, मेरे भाई और बहनों से अपील कर रहा हूं कि अपने मस्जिद, दरगाह, खानकाह और कब्रस्तान को छीनने का एक काला कानून जो मोदी, शिंदे और अजीत पवार ने बनाया, अगर आप भारत के संविधान की से मोहब्बत करते हैं, अगर आप मस्जिद, दरगाह और खानकाह और कब्रस्तान को बचाना चाहते हैं, तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप पतंग के निशान पर बटन दबाकर दिल्ली के उस बादशाह को पैगाम दे दो कि तुमने कानून बनाया, हम उसको मुस्तरद करते हैं, उसको नहीं मानते उस कानून को। क्या आप 15 तारीख को वक्फ के काले कानून के खिलाफ मजलिस को देंगे या नहीं देंगे? हाथ उठाकर बताइए। मस्जिद, दरगाह, खानकाह को बचाने के लिए पतंग पर बटन दबेगा तो सुन लो, अजीत पवार, अशोक राव, नरेंद्र मोदी, शिंदे और कांग्रेस वालों, अगर कांग्रेस के लोग हिम्मत है तो बोलो मेरी जबान में, मगर नहीं बोलेंगे। सेकुलरिज्म का झूठा ये जो चेहरा ओढ़ कर कांग्रेस आती है और सिर्फ तनकीद हम पर किया जाता है। अफसोस होता है सत्तार साहब, अब्दुल सत्तार साहब, आप पर कि आज आप हमको उंगली उठाते हैं, हम पर तनकीद करते हैं। अरे सत्तार साहब, अगर तुम मेरा एहसान नहीं मानते तो कम से कम तुम ये तो जानते ना कि मैंने लाला को तुम्हारे खिलाफ नहीं खड़ाया था ताकि तुम जीत जाओ। सत्तार साहब, अब्दुल सत्तार साहब, और ज्यादा बोलूंगा ना तो तुम घर से निकलना बंद हो जाएगा। जावेर साहब भैंसे के जानते हैं, मैं भी चाहता था कि कोई मुसलमान जीत जाए, मगर आज आप हमको ही आईनादिक उंगली उठा रहे हैं। सत्तार साहब, ऐसा मत करो आप, ये जबान बहुत लंबी है, तुम्हारे सियासी बाप के खिलाफ बोलती है। आप एहसान फरामोशी करना चाहते हैं, कर लो, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं, मगर मैं नहीं बोलना चाह रहा था। तुमने मेरी जमात पर तनकीद की। बी टीम, अरे तुमको तो छोड़ दिए थे ना, तुम नहीं जीते तो मैं क्या करूं? आप जानते हैं पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, यहां का एमपी कौन सी पार्टी का है? बोलो, कौन सी पार्टी का एमपी है नांदेड़ का? किसका है? किसको वोट दिए तुम? असेंबली में किसको वोट दिए? सत्तार को वोट दिए नहीं दिए? कितने लोग वोट दिए? हाथ उठाओ, शर्मानों को। उन्होंने कई को हार गए, कई को हारे उन्होंने। कौन उनको वोट नहीं दिए? अरे शर्मानों को जी, कौन वोट नहीं दिया उनको?
उन्होंने मेरे को बोल रहे, सत्तार साहब मालूम मैं दूल्हे भाई हूं, मगर एक बात याद रखो, वो कहावत जो बोलते ना, गरीब की जोरू सबकी भाभी, अब तुम नहीं बोल सकते। तुम नहीं जीते तो तुम्हारा मुकद्दर था। तुम्हारी अगर नीयत अच्छी होती ना अब्दुल सत्तार, तुम जीत जाते थे। तुम्हारी नीयत, तुम्हारा दिल साफ नहीं था। मगर सत्तार साहब और कांग्रेस वालों को बोल रहा हूं, पूरे मियां भाई छोड़ के दूल्हे भाई के साथ आ गए। अब कोई नहीं है वहां पे, कोई नहीं है, सब छोड़ दिए, टाटा बाय बाय बोल दिया उनको। अब्दुल सत्तार साहब, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आपका बेटा अब्दुल गफ्फार हारेगा। जो बाप एहसान करने वाले पर एहसान फरामोशी करता, तो नांदेड़ की आवाम को सामने मैं सच को बयान कर चुका हूं। और रहा सवाल अजीत पवार का, अरे अजीत पवार का खंडवा पहनकर फिरने वालों, उन्हें शरद पवार का नहीं हुआ जो उसको सब कुछ दे के आगे बढ़ाया। तुम जाके नहीं कर लो, 15 तक है और क्या है, 15 के बाद तो कुछ होने वाला नहीं है। अभी भी वक्त है, छोड़ो उन चीजों को, आओ हमको एक बड़ी लड़ाई लड़ना है। मुल्क के हालात को देखो, कैसे कैसे कानून बनाए जा रहे हैं, किस तरीके से सुलेमान पठान को जलगांव में उसके बचपन के दोस्तों ने उसको मार दिया। बचपन के दोस्तों को जलगांव में सुलेमान पठान को मार दिया। जो खानदान 5 पीढ़ी से जलगांव में रहता था, सुलेमान पठान का वो वालिद बोलता है कि मैं 5 पीढ़ी यहां पर रहा, अब मेरी जान को खतरा है, मेरा बच्चा मर गया, वो गांव छोड़ के चला गया। कौन सी दुनिया में रह रहे तुम लोग? नफरत को आम कर दिया गया। मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि सच्चाई को बयान कर रहा हूं। इसीलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि 15 तारीख के दिन आप मुत्तहिदा तौर पर अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए। और मेरे इस तकरीर के बाद बहुत से हजरते इबलीस के लोग आएंगे, बोले ना कुछ भी नहीं होता, इन आते इनकी तकरीर सुनने सब जमा होते, उमंड उमंड के आते, दूर दूर से आते, बच्चे आके रिकॉर्ड करते, बस उतना ही है। मेरे भाई, वो गया जमाना, जो बच्चा था वो बोर बच्चा नहीं, शेर हो चुका है अभी। वो खाली फोन में नहीं सुन रहा, वो जाके अपनी अम्मी अब्बू को दिखा रहा, देखो सुनो अब वोट डालना है 15 को पतंग को। और वो बुजुर्गाने दीन, बुजुर्गाने कौम और मिल्लत भी तय कर चुके हैं कि हमको अपनी सियासी क़ियादत को मजबूत करना है। अगर आप मजलिस में और दूसरी पार्टी में एक और फर्क को महसूस कराने के लिए बात कह रहा हूं, ये जो दूसरी पार्टी के लोग खड़े हुए और मजलिस के जो लोग खड़े हुए हैं, वो इज्तिमाइयत के लिए खड़े हैं, इनफरादियत के लिए नहीं खड़े हैं। वो इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए खड़े हैं, निफाक और इंतशार पैदा करने के लिए नहीं खड़े हैं। वो नांदेड़ को डेवलप कराना चाहते, दूसरे नांदेड़ को लूटना चाहते हैं। वो मजलिस के मेयर की कामयाबी को रोकना चाहते हैं, और मजलिस चाहती है कि नांदेड़ से मजलिस का मेयर बने। तो 15 तारीख के दिन आपको अपने के कोर्ट का इस्तेमाल पतंग के निशान पर करना है। और हम देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बता रहे हैं, मेरे भाई, जो आप हर किसी को मॉब लिंचिंग की जा रही है इस देश में, कोई बांग्लादेशी है। अरे हां, एक बात बोलना भूल गया, उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री, उन्होंने जो है पूरे साइंटिस्ट को घर में बिठा लिए, पूरे माने दुनिया का साइंटिस्ट उनको देख के सर को हाथ लगा के बोल रहा, अब हमारी पूरी मेहनत गारत हो गई।
उत्तर प्रदेश में बाबा बोले कि देखो तुम बांग्लादेशी को पकड़ने का तरीका तुम्हारे को बता रहा हूं, जाओ मुस्लिम इलाके में जाओ और जाकर जहां कोई मुसलमान 75 साल का बूढ़ा दिखा उसको बुलाओ, और कैसा पहचानेंगे तुम वो बांग्लादेश का है? पुलिस है, चीफ मिनिस्टर है, बोलिए बाबा, बोले ये तरीका है। तो बेचारे पुलिस गई एक मुस्लिम इलाके में, जाकर एक 75 साल के बूढ़े को, मुसलमान थे, पकड़ा। बोले तुम बांग्लादेशी है? उन्हें बोला नहीं हूं, मैं बिहार अरारिया का हूं, यहां पर 30 साल से रह रहा हूं उत्तर प्रदेश में। बोले नहीं, अभी मालूम होता, बाबा ने हमको फार्मूला दिया। वो बेचारा गरीब पहले पुलिस को देख के बोले क्या करना, तेरी पीठ दिखा। तो वो डीवाईएसपी साहब है, सुना, एसीपी है, उन्होंने फोन लेके पीठ पे रख के, देख तेरे पीठ पे फोन रख दिया, फोन बोल रहा तू बांग्लादेश का है। अब्बा बाबा भी क्या दिमाग पाए हैं। माने अब तो बीएसएफ की जरूरत नहीं है, बॉर्डर फोर्स की, बस फोन पीठ पे रखना, फोन बोलता है ना बांग्लादेशी है। बाबा किसी के सर पे रखे तो बोलता दिमाग है नहीं है, बोलो हमको। ये हुआ मजाक नहीं हुआ, ये पीठ पे रख के बेचारे गरीब के बोल रहे तू बांग्लादेशी है, बोल। क्या हाल करके रख दिया आप इस देश का। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, ऐसे दौर में हमको अपने छोटे छोटे इख्तलाफात